What's up guys? How a धुरंधर became a global soft power weapon for India. काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। शाम शर्मा शो चैनल से है। धुरंधर मूवी ने भाई साहब जो तबाही मचाई बॉक्स ऑफिस पे अलग ही लेवल की। 1 2 3 गो। ये धुरंधर अब भारत के अंदर ही नहीं, भारत के बाहर भी बड़े वेव्स क्रिएट कर रही है। चाहे बड़े स्ट्रीमर्स हों, ये नहीं रुकता। के बड़े म्यूजिशियंस हों, ये तो है निक जोनस। लेकिन देखिए धुरंधर की सक्सेस और इंडिया के सॉफ्ट पावर को डिस्कस करने के पहले जिन लोगों ने धुरंधर को इस मकाम तक पहुंचाया है उन लोगों को शाउट आउट देना जरूरी है। चाहे हमारे दुग्गल साहब हो, बार बार फिल्म में आदित्य धर ने ये अस वर्सेस देम का नफरतखोर प्रोपेगेंडा डाला है। फिल्म में वो इंटेलिजेंस ऑफिसर भी कहता है कि वो लोग तो दंगा कर देंगे। हमारे एमिनेंट जर्नलिस्ट हो, The way people like me and many others are being targeted, bullied, teased and harassed and attacked, I am now convinced that this is a part of BJP and RSS's cultural project. हमारे एमिनेंट फिल्म क्रिटिक्स हो, उनके बिना देखिए ये फिल्म इस मकाम पर नहीं पहुंच पाती। आज ये फिल्म सीरीज इस मकाम पर पहुंच चुकी है कि जो लोग पहले इन फिल्मों को गालियां दे रहे थे अब इनकी तारीफ करने लगे। देखिए धुरंधर सीरीज ने ना सिर्फ इंडियन सिनेमा को रीडिफाइन कर दिया है परमानेंटली, लेकिन अब क्या हो रहा है कि सिर्फ हिंदुस्तानियों नहीं बाहर वालों ने भी धुरंधर को नोटिस करना शुरू कर दिया है। और अब इस फिल्म को सिर्फ इंडिया से ही नहीं दुनिया के कोने कोने से वर्ल्ड वाइड अक्लेम मिल रहा है। चाहे पाकिस्तान हो जहां पर ये फिल्म बैंड है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जर्मनी हो। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि कैसे पूरी दुनिया ने अब फाइनली धुरंधर को नोटिस किया है, कैसे वो अब इसकी तारीफ कर रहे हैं, कैसे ये इंडिया की सॉफ्ट पावर का, इंडिया की कल्चरल इन्फ्लुएंस का इतना बड़ा वेपन बन गया है, और कैसे इंडिया को और इंडियन गवर्नमेंट को इस वेपन की धार को और भी तेज करना चाहिए। और बढ़िया चल रही है कलेक्शन। इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको तो देखिए धुरंधर के बारे में तो आप जानते हैं कि इट वाज अ मैसिव हिट। अब देखिए इंडियंस ने तो इस सीरीज को तारीफ कर करके पसंद कर करके 3000 करोड़ पार करवा दिए, लेकिन अब ये फिल्म फॉरेनर्स के ध्यान में भी आ गई है और वो भी इस फिल्म पे पगला रहे हैं। Ranveer, let's start with Ranveer. He's top of the list. Oh man, he gave an absolute brilliant performance. Predominant one for me is some of the technical aspects of the editing and the sound design and some of the cinematography, but performance-wise, there weren't any bad acting performances, but Ranveer is head and shoulders. ये नहीं रुकते। Oh God, it's so gorgeous. Honestly, me in the cinema, I was just like, can't get enough of him. ये सीन तो बहुत ही This starting part was probably the baddest. कमाल इंडिया में जो धुरंधर सिनेमेटोग्राफी सीरीज की बज़ थी वो अब ग्लोबली एक्सटेंड हो रही है। लोग इस वीडियोस पे ट्रेंड बना रहे हैं। रहमान डकेट की ऑरा को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज इसका म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं। चाहे इंग्लिश क्रिटिक्स हो जो इसकी इमोशनल डेप्थ को प्रेज कर रहे हैं। I really enjoyed it. I really liked that it was. I liked that there was some action, but it wasn't like relying on the action. It was relying on the relationships, Yes. and I liked that a lot more than just seeing constant fighting. जर्मनी से अच्छे रिएक्शन आ रहे हैं। नहीं, मैं बवंडर की बात नहीं कर रहा। नॉर्मल जर्मन लोग भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान के नाजायज अब्बू जान, चाइना भी इस लिस्ट से बाहर नहीं है। चाइना में भी लोगों को धुरंधर पसंद आ रही है। I saw a face that I'd never seen in the part 1. I think it might be the main bad character in the Revenge. रशिया में भी ऐसा ही क्रेज देखने को मिल रहा है। I liked the main character with his long curly hair, and I think that this gangster agent role suits him so well. मिडिल ईस्ट में तो ये फिल्म बैन हो रखी है, लेकिन इसराइल में रिलीज हो रखी है। इसराइल में भी लोग इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं। I have to say that this is the first trailer or teaser or whatever I saw other than the movie that the violence was actually making sense. अफगानिस्तान के लोग इस मूवी के एक्सेप्शनल क्राफ्ट से इम्प्रेस्ड हैं। मूवी देखी है आज मैंने भैया आदित्य दार सर ने मूवी की दुनिया की धज्जियां उड़ाई और ये सिर्फ सिविलियंस तक ही नहीं है। फिनलैंड जैसे देशों के प्रेसिडेंट भी धुरंधर को प्रेस कर रहे हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट जब इंडिया आए थे, जब इंडिया के साथ इन्होंने डील साइन की थी, तो धुरंधर के गाने बैकग्राउंड में चला रहे हैं। पाकिस्तान में भी इस मूवी को बैन कर रखा है, लेकिन पायरेट करके इसको 2 मिलियन बार से ज्यादा देखा जा चुका है। ये सिर्फ बाद में पार्ट 1 के लिए था। पार्ट 2 को भी पता नहीं कितने मिलियन बार डाउनलोड करके देखा जा चुका होगा। रशिया के सड़कों पर इनके गाने बज रहे हैं। न्यूयॉर्क के सड़कों पर इनके गाने बज रहे हैं। पाकिस्तान की शादियों में धुरंधर के गाने बजा बजा के सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो देखिए धुरंधर के बारे में मैं पहले बहुत बात कर चुका हूं, अब दोबारा बात क्यों कर रहा हूं। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है कि जो फॉरेनर्स के रिएक्शन आ रहे हैं धुरंधर को देख के, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू था धुरंधर में कि देखिए हम जो हैं हम आतंकियों के विक्टिम्स हैं। हम इतने सालों से आतंकवाद झेलते हुए आ रहे हैं और फाइनली हमने ठान ली है कि अब आतंकियों को उसी लैंग्वेज में समझाया जाएगा जो लैंग्वेज आतंकियों को समझ में आती है, यानी बम्बू। और ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये इंडिया पहले बाहर के लोगों को कम्युनिकेट उतनी अच्छी से नहीं कर पा रहा था, लेकिन जो काम इंडिया की एम्बेसीज नहीं कर पाई, जो काम MEA नहीं कर पाई, वो काम देखिए 2 फिल्मों ने करके दिखा दिया। जो भी नॉन इंडियन इस फिल्म को देख रहा है इमीडिएटली इस फिल्म का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इस फिल्म की जो आइडियोलॉजी है उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं इंडियंस जो है वो विक्टिम्स है एंड दे आर फाइटिंग बैक। इसे कहा जाता है सॉफ्ट पावर। पॉलिटिकल साइंटिस्ट जोसेफ नाई ने 1990s में सॉफ्ट पावर टर्म कॉइन किया था, यानी दूसरों को बिना पैसे दिए या बिना उनके साथ जबरदस्ती किए सिर्फ अपनी अट्रैक्शन बढ़ा के दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, ये होती है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर के 3 पिलर्स थे, पॉलिटिकल वैल्यूज, फॉरेन पॉलिसी और कल्चर। और इनमें से जो कल्चर है वो सबसे ज्यादा एक्सेसिबल है क्योंकि ये सीधा लोगों के दिल से बात करता है। और नाई ने कहा था कि सिनेमा
सिनेमा जो है वो सॉफ्ट पावर डिलीवर करने का सबसे एफिशिएंट व्हीकल है जो कभी भी इन्वेंट हुआ है। 1-2 घंटे की फिल्म, धुरंधर के केस में 4.5 घंटे की फिल्म, वो कर सकती है जो हजारों डिप्लोमेटिक केबल्स नहीं कर सकते या करोड़ों रुपए डिप्लोमेसी में खर्च करके नहीं किए जा सकते। दूसरे देशों की ऑडियंस को वो चाहने पे मजबूर कर देना जो आपका देश चाहता है, वो फील करवाओ जो आपका देश फील करता है, वो बिलीव करवाओ जो आपका देश बिलीव करता है, और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उन्हें परसुएट किया जा रहा है। ये होता है सॉफ्ट पावर का मैजिक। इनफैक्ट जोसेफ स्टालिन ने 1940s में समझ लिया था और कहा था, अगर मैं अमेरिकन मोशन पिक्चर मीडियम को कंट्रोल कर सकता तो मुझे पूरी दुनिया को कम्युनिज्म में कन्वर्ट करने के लिए और कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ अमेरिकन मूवी सिस्टम चाहिए होता। और अल्टीमेटली देखिए, अमेरिकन सॉफ्ट पावर जो था वो एक बहुत बड़ा रीजन था क्यों अमेरिका ने कोल्ड वॉर में यूएसएसआर को हराया। इनफैक्ट आप देखिए कि अमेरिका कितना इन्वेस्ट करती है सॉफ्ट पावर में। पेंटागन और सीआईए ने 2500 से ज्यादा हॉलीवुड फिल्म्स और टीवी शोज पे एडिटोरियल कंट्रोल एक्सरसाइज किया था एलिजिडली। और इसमें सिर्फ अमेरिका ही नहीं है, इसमें साउथ कोरिया और जापान जैसे देश भी देखिए किस तरह से सॉफ्ट पावर में इन्वेस्ट करते हैं। 1998 में एक डिलिबरेट पॉलिसी निकाली गई थी साउथ कोरिया में, स्टेट लेड हैल्यू स्ट्रेटजी, जिसमें कि वो अपने सॉफ्ट पावर को पूरी दुनिया में प्रमोट करते हैं, अपने कल्चर को, अपनी मूवीज को, अपने टीवी शोज को, अपने म्यूजिक को। और 2023 तक $12.4 बिलियन का कल्चरल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इन्होंने खड़ी कर दी है साउथ कोरिया में। कल्चर को बेसिकली शिप बिल्डिंग जैसी एक्सपोर्ट सेक्टर की तरह ट्रीट किया जा रहा है साउथ कोरिया में। और गवर्नमेंट ने डिलिबरेटली के-पॉप स्टार्स को इंटरनेशनल इवेंट्स पे मॉडर्न कोरियन कल्चर के लिटरल रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह डिप्लॉय किया है। इनफैक्ट बीटीएस ने हाल में ही यूएन में स्पीच दी थी और उसका रिजल्ट देखिए, 2023 में 73% फॉरेन टूरिस्ट जो कोरिया आए थे उन्होंने कहा था कि हम कोरियन पॉप कल्चर की वजह से कोरिया आए हैं घूमने के लिए। सिमिलरली जापान ने भी एक कूल जापान पॉलिसी निकाली थी जिसमें उन्होंने एनिमे और मांगा को भारी तरीके से सपोर्ट करके डेवलप करके आज ऑलमोस्ट $30 बिलियन की ग्लोबल मार्केट बना दिया है। इंडिया में देखिए आप, जेन जी के अंदर एनिमे का कितना क्रेज है और इस एक चीज में अकेले जापान की पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जापानीज आइडेंटिटी को रिहेबिलिटेट कर दिया। किसी को याद भी नहीं है कि जापान ने नानजिंग में किया क्या। और कमाल की बात देखिए ये है कि वीर सावरकर को इस बात के बारे में पता था, उनका विजन काफी क्लियर था। उनका मानना था कि सिनेमा सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का मीडियम नहीं होना चाहिए बल्कि नेशन बिल्डिंग का एक पावरफुल टूल भी है। उनके हिसाब से शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप या महाराजा रंजीत सिंह जैसे महान नायक की कहानियां सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। ये कहानियां जब स्क्रीन पे आएंगी तब उनका ज्यादा इंपैक्टफुल असर होगा पूरे देश के कल्चर के ऊपर। उनका विजन था कि बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स के अंदर एक नेशनलिस्ट अंडरकरंट भी होना चाहिए और ऐसी फिल्म्स बनानी चाहिए जो देश की विक्ट्री और प्राइड को हाईलाइट करें, ताकि ये मूवी सिर्फ इंडिया के अंदर पेट्रियोटिज्म बिल्ड ना करें बल्कि ग्लोबल ऑडियंस के सामने भी इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू और इंडियन नैरेटिव प्रॉपर्ली रखें। इस तरह इंडिया दुनिया के लिए अपनी नैरेटिव खुद शेप करेगा इंस्टेड ऑफ कि इंडिया के दुश्मन इंडिया का नैरेटिव सेट करें। और इंडियन सिनेमा का जो सॉफ्ट पावर पोटेंशियल है ऑलरेडी देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है। बाय आउटपुट ये दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। इंडिया के बाहर इंडियंस का 35 मिलियन स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है। RRR, धुरंधर, बाहुबली 2 जैसी फिल्मों ने ऑलरेडी दिखा दिया है कि ये फिल्में इंडिया के बाहर भी कितना बड़ा इंपैक्ट कर सकती हैं। लेकिन अभी तक हमने इसको एज अ कल्चर, एज अ सोसाइटी पूरी तरह से टैप नहीं किया है। आई एम होपिंग कि धुरंधर जो है वो एक टर्निंग पॉइंट रहेगा, क्योंकि देखिए अमेरिका कितना मास्टरफुल काम करता है सॉफ्ट प्रोपेगेंडा और नैरेटिव सेटिंग में फिल्मों के थ्रू। हॉलीवुड की वजह से अमेरिका ने दुनिया में अपनी इमेज ऑलमोस्ट हीरो और सेवियर वाली बना रखी है। हर ग्लोबल क्राइसिस में अमेरिका पूरी दुनिया को बचाता है और डेमोक्रेसी की रक्षा करता है। टॉप गन जैसी फिल्में जो है, टॉप गन मैवरिक जैसी फिल्में हैं, ये बेसिकली अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस के लिए प्रोपेगेंडा है। और क्या है, 9/11 के बाद भी जब अमेरिका की जो इनविंसिबिलिटी थी उसमें बहुत बड़ी दरार आ गई थी, तब बहुत सारी फिल्में रिलीज होने लगी जिसमें हॉलीवुड को दिखाया गया कि देखिए इनकी CIA कितनी पावरफुल है, अमेरिकन आर्मी कितनी पावरफुल है, चाहे जीरो डार्क 30 हो, ब्लैक हॉक डाउन हो, आर्गो जैसी फिल्में हो, इन सब में दिखाया गया कि नहीं अमेरिका की पावर में कोई दरार नहीं आई है, अमेरिका अभी भी उतना ही स्ट्रांग है जितना वो 80s और 90s में था। तो हर एक देश अपना PR करता रहता है और दुनिया में हर जगह PR ही होता रहता है यार। आपको अपनी नौकरी में डेली PR करना पड़ता है, आपको अपने पीयर्स और सुपीरियर्स को दिखाना पड़ता है कि आप सिर्फ एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय ही नहीं है बल्कि कंपनी की कल्चर में भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते हैं। अरे यार आजकल तो टिंडर और बम्बल पे भी PR करनी पड़ती है लोगों को कि नहीं मुझे तो किताबें पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है। आपको दोस्तोयेव्स्की के कोट्स लिखने पड़ते हैं अपने टिंडर के बायो में लड़कियों को अपील करने के लिए। तो यार यू नीड टू डू PR इवन टू गेट लेड। और इस PR का सक्सेस देखिए जो अमेरिका का रहा है। भले ही आप अमेरिका से कितनी नफरत करते हो, लेकिन आप अमेरिकन कपड़े पहनना चाहते हैं, आप अमेरिकन म्यूजिक सुनना चाहते हैं, आप अमेरिकन स्टाइल रैप म्यूजिक गाना चाहते हैं, आप जेम्स बॉन्ड और एवेंजर्स देखना चाहते हैं, आप अमेरिकन बर्गर और पिज्जा खाना चाहते हैं। अपनी सॉफ्ट पावर के थ्रू उन्होंने आपके ऊपर कंप्लीट कल्चरल डोमिनेशन पा लिया है। आप अमेरिका से कितनी भी नफरत करते हो लेकिन सीक्रेटली आप अमेरिकन जैसा बनना चाहते हैं। सिमिलरली जब कोरिया और चाइना के बीच में 2016 में डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स हो रही थी तो चाइना ने एक अनऑफिशियल बैन कर दिया था साउथ कोरियन पॉप कल्चर के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद चाइनीज व्यूअर्स जो थे वो स्मगल कर करके DVD देख रहे थे साउथ कोरिया के शोज और मूवीज की। हमने इंडिया के साथ भी यही देखा है। पाकिस्तान ने बैन कर दिया धुरंधर को, उसके बावजूद धुरंधर पार्ट 1 को 2 मिलियन से ज्यादा बार पायरेट करके देखा गया था पाकिस्तान में। और क्यों इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि चाइना जैसे देश इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी अपनी जो एक सॉफ्ट पावर डोमिनेंस है, अपनी कल्चरल डोमिनेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे जिस तरह अमेरिका क्रिएट कर पा रहा था। तो ये अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास है। थैंकफुली गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं इस सॉफ्ट पावर को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का। उन्होंने वेव्स 2025 क्रिएट किया था जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट का समिट है, जिसमें 100 से ज्यादा कंट्रीज से 1 लाख से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आए थे। फ्रेमिंग ये था कि ये इंडिया के म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर के लिए $50 बिलियन का अपॉर्चुनिटी है। इंडिया सिने हब पहला फिल्म
फैसिलिटेशन ऑफिस था जो 2026 में रीनेम हुआ। इसमें एक सिंगल विंडो मैकेनिज्म क्रिएट किया गया है फॉरेन फिल्म्स के लिए। क्वालिफाइंग प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर पे अप टू 40% रीबेट, 30 करोड़ पर प्रोजेक्ट कैप। तो बेसिकली फॉरेन फिल्मों को यहाँ इन्वाइट कर रहा है मूवी शूट करने के लिए। 16 बायलैटरल को प्रोडक्शन ट्रीटी साइन की गई हैं जो 1 अप्रैल 2022 से इफेक्टिव हुई है। एक फंड क्रिएट किया गया है जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में इंडियन पार्टिसिपेशन को फंड करता है। AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स क्रिएट किए गए हैं 15,000 स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में। टारगेट यह है कि 2030 तक 2 मिलियन प्रोफेशनल इसमें क्रिएट किए जाएं। पीएम का एक ऑरेंज इकोनॉमी फ्रेमिंग है कि क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को ग्रोथ इंजन की तरह पोजीशन किया जा रहा है। जिस तरह से कोरिया ने 1990s में अपनी मूवीज और टीवी इंडस्ट्री को एक ग्रोथ इंडस्ट्री की तरह, एक एक्चुअल इंडस्ट्री की तरह फ्रेम किया। अभी भी बहुत सारे स्टेप्स लिए जा सकते हैं। खासकर एक यूनिफाइड इंडिया फिल्म सॉफ्ट पावर काउंसिल क्रिएट किया जाए, MIA, MEA और MIB जॉइंटली के अंदर। इनको एक फंड क्रिएट किया जाए 10-20 हजार करोड़ का कि इंडियन सॉफ्ट पावर को किस तरह से डेवलप किया जाए और किस तरह से प्रोजेक्ट किया जाए मूवीज के थ्रू, इस पर फोकस किया जाए। और इन सब के थ्रू ऐसी फिल्में फंड की जाए जो सिर्फ एक इंडियन ऑडियंस को ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल ऑडियंस को भी अट्रैक्ट कर सकती है। हमने ऑलरेडी एग्जांपल्स देखे हैं, चाहे बाहुबली हो, चाहे RRR हो, धुरंधर हो, पोटेंशियली जो SS राजामौली की वाराणसी फिल्म आने वाली है, और पोटेंशियली वेदर यू लाइक इट और नॉट, ये जो रामायण फिल्म निकल के आ रही है, ये भी क्लियरली इंडियन ऑडियंसेस के साथ साथ एक फॉरेन ऑडियंसेस को भी टारगेट की गई है। इसमें भी आई शो स्पीड जैसे लोग रिएक्ट कर रहे हैं। ये सारी पोटेंशियली ग्लोबली अपीलिंग है, लेकिन इंडियन कल्चर में, इंडियन स्टोरी टेलिंग में, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू में मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये रूटेड है। तो आपने गेम ऑफ थ्रोन्स की वो लाइन सुनी होगी, मैंने इस शो पे बहुत बार सुनाई है आपको। Power is power. तो एंड में भारत को अपना पावर डेवलप करना है और हर एक एंगल से डेवलप करना है। ना सिर्फ मिलिट्री पावर, ना सिर्फ इकोनॉमिक पावर, ना सिर्फ पॉलिटिकल पावर, बट एट द सेम टाइम जो सॉफ्ट पावर है, जिस पावर ने अल्टीमेटली अमेरिका की मदद की थी सोवियत यूनियन को कोल्ड वॉर में हराने में, इतना पावरफुल एंटिटी है ये सॉफ्ट पावर। इसको डेवलप करने की भी, इसके ऊपर भी एक प्रॉपर प्लान डेवलप करने की इंडियन गवर्नमेंट को जरूरत है। जिस तरह से RRR और धुरंधर जैसी फिल्में सक्सीड हुई हैं, क्लियरली इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है दुनिया में अपना मैसेज डालने का, दुनिया में अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालने का। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इंडिया या स्पेसिफिकली लेट्स से इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सॉफ्ट पावर को प्रमोट करने के लिए किस तरह के स्टेप्स ले सकती है, क्या कर सकती है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। भाई देखो, इंडिया हर तरीके से कर रही है बढ़िया। कई बार क्या होता है कि हम लोग इतने वो हो गए कि अगर सोशल मीडिया पर अगर कुछ नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट आगे बोलती नहीं, तो हमें लगता है गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। ठीक है, दूसरा ये हो जाता है कि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन जब आप बड़े लेवल, जब आप एक देश को प्रेजेंट कर रहे होते हो ना, उसमें पॉलिटिक्स नहीं आ सकती, उसमें देश सबसे पहले आ जाता है। और वो उनको पता है कि इस तरीके से वहां पर हैंडल करना। और चीज़ें अगर आप देखते हो, सिनेमेटोग्राफी हमेशा कहा गया है कि सिनेमा से बड़ा कोई भी आपके लिए वेपन नहीं हो सकता अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए। बहुत सही बोला। आप 0 Dark 30 देखते हो, आप हर चीज देखते हो, ओसामा बिन लादेन के ऊपर जो वो आया था, दुनिया को यही बचा रहे हैं। हाँ, उन्होंने मिशन बनाया और अपनी एक वो दिखाई कि अल्फा नहीं दिखाया जाता कि मैं अल्फा हूँ, मैं, हमने बहुत मिशंस कर रहे हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं है हर तरीके से। तो वो उस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। और हमारा सिनेमा अब इवॉल्व हो रहा है। जिस तरीके से आप स्पाई एजेंट्स को लेकर देखते हो, या फिर आप जैसे उरी मूवी देखी आपने, आप ये देख रहे हो, धुरंधर आई है, तो इससे ना बहुत फर्क पड़ता है कि हाँ, ये बड़ा रियलिस्टिक लगता है। जबकि आप थोड़ा सा वैसा देखोगे अगर कि जैसे झूम में जो पठान काइंड ऑफ चीजें देख लोगे आप, या फिर वो फाइट्स देखते हो, बोट उड़ के जा रही, वो एजेंट्स वाली फील नहीं आती। वो एक फिर वो आ जाएगा कि वो तो एक फैंटेसी टाइप बहुत ही ज्यादा थोड़ा एवेंजर्स काइंड ऑफ चीज आप कह दोगे उस चीज को। और मुझे वही चीज लगता है कि आप जैसे रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर होके आप उनके अराउंड अगर कुछ क्रिएट करते हो, वो कहीं ना कहीं आपके एक सॉफ्ट पावर बहुत बड़े लेवल पर बनती है। और मुझे लगता है कि जैसे इंग्लिश मूवीज का क्रेज है, मुझे लगता है इंडियन मूवी का क्रेज भी इंटरनेशनल मार्केट में तभी होगा जब बड़े स्केल पर उनको पुश दिया जाएगा, उनकी मार्केटिंग करी जाएगी। और उसके लिए मुझे लगता है इंडिया के जितने भी बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, उनको अपना एक अलायंस बनाना चाहिए हॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के साथ कि हल्की सी इन्वेस्टमेंट आपकी भी रहेगी, आपके बैनर में करते हैं, पर भले उनकी इन्वेस्टमेंट मत करो, लेकिन क्या तो भाई इस मूवी को मार्केटिंग करो, शेयर इंटरनेशनल मार्केट का 50 आप रखो जितना भी कमाते हो, तो उनकी इन्वेस्टमेंट भी, लेकिन वो फिर वो लालच होता है ना कि भाई इन्वेस्टमेंट के बिना एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है मुझे कमाने की, तो वो चीज वो उस तरीके से कर सकते हैं। बहुत फर्क पड़ेगा। और इंटरनेशनल मार्केट की रीच, डबिंग पे फोकस करो, हर एक चीज पे फोकस करो, होगा। जैसे आप रामायण मूवी के लिए देख लो, आप टॉक्सिक मूवी के लिए देख लो, किस तरीके से वो पुश कर रहे हैं। अभी उसमें हॉलीवुड में जो हुआ था, गए थे ना वहां पर, कॉमिकॉन हुआ था शायद से, वहां पर भी गए थे। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही पुश मिलेगा और इंडिया ग्रो कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। बस वही चीज है, नजरिया चाहिए। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।